व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जब हम आसपास देखते हैं अपने तो हमको दिखाई देता है कुछ चीज़ लिविंग है, कुछ चीज़ नॉन लिविंग है, यानी कुछ चीज़ में जीव है यानी सजीव है, कुछ चीज़ निर्जीव है जिसके अंदर जीव नहीं है। जैसे कि लिविंग थिंग में हो गया कि माने इंसान, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, और नॉन लिविंग थिंग में हो गया टेबल हो गया, चेयर हो गए, और भी ऐसे एग्जाम्पल एक्सेट्रा होते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड and ask yourself what is it that makes an organism living, what is that in anything that does not have which a living thing has। तो ये सब आपको देखकर कभी आश्चर्य हैरानी नहीं होती कि क्या ऐसी चीज़ है कि ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना देती है और क्या ऐसी चीज़ है कि ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बना देती है। तो इसका आंसर जानने के लिए द आंसर टू दिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर ये है कि सेल ही है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, और किसी ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग बना देता है उसको। ये सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। फिर से वही बात कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना हुआ होता है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल और यूनिसेलुलर, व्हाइल अदर लाइक अस, जैसा कि हम लोग, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। तो यही सेल के दो पार्ट किए गए हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हुआ होता है उसको यूनिसेलुलर कहा जाता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं उनको मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसा कि हम लोग, लाइक अस। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज अ सेल। तो ये सेल है क्या जो हमको लिविंग बना देता है, तो इसके बारे में जानने के लिए फिर से स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, अब यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल का बना हुआ होता है ऑर्गेनिज्म, उनके पास कैपेसिटी होता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। उनके पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो इंडिपेंडेंट यानी बिना किसी के डिपेंड हुए भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। और दूसरा कि जो लाइफ का एसेंशियल फंक्शन है, यानी कि एसेंशियल फंक्शन ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, जो ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए या फिर जीने के लिए, चाहे फूड हो गया, तो ये सब परफॉर्म करते हैं, इनके पास सब होता है, कैपेबिलिटी होता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंसल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि इससे भी अगर कोई हम कम बात कर लें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी कम, यानी उसके पास एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ नहीं है, जो मैंने बताया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सेल हो गया, यानी जो सर्वाइवल के लिए चाहिए और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, तो इससे भी कम बात करेंगे तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। इसीलिए सेल को हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि एसेंशियल फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं लाइफ का ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है, क्योंकि इससे कम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता डिपेंडेंट लिविंग, इससे कम जो है ही नहीं कोई चीज़ की जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना दे। इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ से बन सकता है। तो पहली बार हम जानते हैं कि सेल को देखा किसने, तो इनका नाम आता है एंटोनो लीवेनहॉक, यानी कि एंटोनो लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। यानी कि याद कर सकते हैं हमको कि क्या पहली बार सेल को देखा किसने, लाइफ सेल को भी, तो लीवेनहॉक याद भी कर सकते हैं, लाइफ सेल को किसने देखा, लीवेनहॉक ने देखा। ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, आगे चलकर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ सेल। आगे चलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के बाकी डिटेल स्ट्रक्चर का हमको पता चलता है। किससे पता चलता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यानी कि सेल के अंदर और क्या क्या मतलब ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्गी एल्गी हो गया, जो आगे चलते हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो नाम आता है कि स्लेडन सॉन का। तो 1838 में मैथियस स्लेडन, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एग्जामिन नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये स्पेशल बात है कि सेल का बना हुआ था, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब बात करते हैं कि एक बोटेनिस्ट, यानी कि बोटेनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट के बारे में रिसर्च करते हैं। एग्जामिन लार्ज नंबर, यानी कि बहुत सारे प्लांट के बारे में स्टडी किया इन्होंने और जाना कि जो प्लांट होता है स्पेशली डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बारे में बना, जो हम टिश्यू में जाके पढ़ेंगे, जो आगे चल के टिश्यू बनाता है प्लांट का। एट अबाउट द सेम टाइम, यानी उसी समय पर थियोडर स्वान भाग गए, यानी स्वान से याद कर सकते हैं कि ये भैया थे स्वान, यानी हंस, हंस यानी एनिमल के बारे में, यानी कि जूलॉजिस्ट भैया ये, और दोनों ही जर्मन के थे। ब्रिटिश को हमने भगा दिया था, पिछले एनसीईआरटी में ब्रिटिश था इनका, ब्रिटिश को स्पेशली हम लोगों ने भगा दिया, तो इसलिए जर्मन जूलॉजिस्ट बना दिया गया है याद करने के लिए। जर्मन जूलॉजिस्ट यानी दोनों थे जर्मन के। तो स्वान से एनिमल याद सकते हैं, एनिमल यानी कि जूलॉजिस्ट, ये ट्रिक इस्तेमाल करके याद कर सकते हैं जूलॉजिस्ट के। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इन्होंने बहुत सारी एनिमल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया और पता चला कि इनका जो सेल होता है बना हुआ था थिन आउटर लेयर का, जो हम आज कहते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि सेल के बाहर एक अलग परत लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ था, इन्होंने
सेल के आउटर कवरिंग में, आउटर लेयर में, सेल के बाहर लेयर होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें मैं स्पेशली बताया। स्वान थे बाबू एनिमल के बारे में, एनिमल एंजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि एनिमल के बारे में ही करेंगे। तो एनिमल से इन्होंने किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो सेल एनिमल सेल का आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ये आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट, प्लांट के बारे में भी इन्होंने किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया और यहाँ से बताया कि सेल वॉल बना हुआ होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है जो एक यूनिक कैरेक्टर दे देता है, स्पेशल कैरेक्टर प्लांट को और एनिमल को डिफरेंशिएट करने में भी काम आता है। तो सेल वॉल क्या है, इसमें प्लांट में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। इन्होंने बताया नहीं, लेकिन आगे चल के यही पता चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। आगे चल के स्वान नहीं, सिर्फ स्वान ने याद रखना, स्वान ने बताया कि जो एनिमल और प्लांट का बॉडी होता है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल या फिर सेल से मिलकर जो हम टिश्यू बनता है, सेल से मिलकर जैसे बात कर सकते हैं, सेल से मेनी सेल कलेक्टिवली उसको फॉर्म करते हैं, उसको टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू को कलेक्टिवली जो बनता है ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो इन्होंने बात किया प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे सेल बनकर टिश्यू बनाता है, उसी के बारे में बात किया है। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब यही है। स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर ही फॉर्मुलेट यानी कि बताया सेल थ्योरी के बारे में, दोनों मिलकर आगे चलकर कंक्लूजन दिया। और कंक्लूजन में पता चलता है कि दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वाज फॉर्म, कि नया सेल कैसे बनता है, इस कंक्लूजन में इनके नहीं था सेल थ्योरी में। तो आगे चलकर इसका भी मतलब रुडोल्फ वॉर्ची साहब आए 1855 में। 1852 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको ओमनीसेलुलर बोलते हैं। मॉडिफाइड हाइपोथेसिस स्लेडन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज इज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि आगे चलकर पहले हमको पता चला कि सेल कैसे नया सेल बना देता है, ये स्लेडन स्वान की थ्योरी में नहीं था। तो आगे चल के रुडोल्फ वॉर्ची साहब आए 1855 में, उन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल जो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि एक सेल दूसरे पिछले सेल से फॉर्म हुई सेल से बनता है, जिसको इन्होंने ओमनीसेलुलर का भी एक नाम दिया। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस स्लेडन एंड स्वान, यानी कि इन्होंने फिर मॉडिफाई करके आगे चल के स्लेडन स्वान का हाइपोथेसिस को फाइनल शेप दिया कि जो हमारे आज लोग बनते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल। और फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वर्ड्स साथ में। तो ये था सेल थ्योरी। अब देखते हैं इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक से बन सकते हैं प्रपोज थ्योरी, तो स्लेडन एंड स्वान का नाम आएगा। फॉर्मुलेट तो किसने किया, तो भी इनका नाम है स्लेडन एंड स्वान। पर जब बात करेगा सेल हाइपोथेसिस किसने दिया है, तब स्वान का सिर्फ नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल हाइपोथेसिस यानी कि प्रोडक्ट वाला सेल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल के नाम आएगा, तो स्वान से नहीं अकेले दिया था। ये वाला कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। मॉडिफाइड सेल थ्योरी तो वर्च्यू ने दिया था 1855 में हमने देखा। फाइनल शेप भी वर्च्यू ने दिया था। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इस टॉपिक से बन सकते हैं सेल थ्योरी के बारे में। अब देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू देखते हैं, यानी सेल का ओवरऑल इस चैप्टर में क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। न्यूएवालियर ऑब्जर्व इन एन ऑनियन पिल में, ऑनियन के छिलके में, एंड ह्यूमन चीक में सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि हम पिछले वाले क्लास में या फिर पिछले क्लास 9, 10, 8, 9 में जिसमें भी हमने माइक्रोस्कोप के अंदर इन सबका एक्सपेरिमेंट किया होगा। ऑनियन पिल लेके माइक्रोस्कोप को देखा होगा, माइक्रोस्कोप से प्लांट के बारे में जाना होगा, और ह्यूमन चीक निकाला होगा, ह्यूमन के चीक के जो गाल के अंदर इनसाइड जो सेल होते हैं उसको निकाल कर हमने स्ट्रक्चर उसका देखा होगा प्लांट एंड एनिमल का। तो ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल इज इट्स बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जब हमने देखा होगा कि ओनियन सेल के बारे में कि तो उसको पता चला होगा कि उसके बाहर लेयर में एक डिफरेंट सेल वॉल होते हैं जो आउटर बाउंड्री होता कहलाता है, और उसके बाद सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। पहले सेल वॉल होता है फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, किसके अंदर, ऑनियन पिल के अंदर, यानी प्लांट सेल के अंदर। Cell of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell, यानी कि अब ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का चीक लिए होंगे, चीक का सेल लिए होंगे, तो हमने देखा होगा उसके आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर से, यानी कि जो सेल सेपरेट कर सकता है सेल के स्ट्रक्चर को, वो प्रेजेंट होगा, वो मेनली सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता। इनसाइड इस सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एंड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के भी अंदर डीएनए होता है, यानी कि
न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को भी अंदर डीएनए पाया जाता है। इससे अब आगे देखते हैं। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर कॉल्ड यूकैरियोट एंड सेल दैट हैव सेल दैट लाइक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर प्रोकैरियोटिक। यानी कि सेल ऐसा सेल जिसके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। लेकिन इसमें यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, ना कि ऑर्गेनेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कर सकते हैं कि अगर ऑर्गेनेल देगा उसका एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन न्यूक्लियाई तो होता ही नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई के बेसिस पे यहाँ किया गया है। ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बना सकता है यहाँ से। इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल सेमीप्लेट मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो उसका वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम मोस्टली इसी से कवर होता है, साइटोप्लाज्म। वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक होता है। पहला पॉइंट ये कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक होता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। यही साइटोप्लाज्म जो दोनों में होता है, प्रोकैरियोट में भी एंड यूकैरियोट में भी। ये मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटी का, प्लांट में भी एनिमल में भी। यानी क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत होते हैं, आगे चलके देखें। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो सेल को लिविंग स्टेट यानी जिंदा रखते हैं। तो यहाँ से भी यार क्वेश्चन बन सकता है कि सेल को जिंदा रखने के लिए क्या होता है उसमें, टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो बहुत सारी रिएक्शन होते हैं। तो ये असर्शन होगा, ये रीजन होता है। Beside the nucleus, eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelle, like endoplasmic reticulum, Golgi, petal, lysosome, mitochondria, microbody and vacuole। यानी कि न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ऑर्गेनेल होते हैं, जिनका नाम है ये सब ER, गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी हो गए एंड वैक्यूल। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो कन्फ्यूजन को कर सकता है कि माइक्रोबॉडीज़ को भी इसके यूकैरियोटिक सेल में रखा गया है। माइक्रोबॉडीज़ को भी यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये सब नाम तो सुने हैं कि गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाता है, लेकिन माइक्रोबॉडी थोड़ा अजीब नाम है, वो भी यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक सच मेम्ब्रेन बाउंड सेल। प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं होता, ना माइक्रोबॉडी होता है ना वैक्यूल होता है। और भी जो भी एग्जाम्पल दिए हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल। Eukaryotic as well as prokaryotic within the cell membrane are found not only in cytoplasm but also within the two organelles जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो नहीं माइटोकॉन्ड्रिया आयन ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि राइबोसोम पहली बात पता चलता है पॉइंट की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सभी सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जा सकता है, बहुत बार क्वेश्चन हो सकता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जा सकता है। और सेल के ही अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म ही नहीं बल्कि ऑर्गेनेल के भी अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल के अंदर, ऑर्गेनेल के बाहर, सब जगह पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनेल के नाम है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्म। तो 3 ऑर्गेनेल के अंदर पाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बना सकता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेल के अंदर पाया जा सकता है। कौन? राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। यानी कि एनिमल सेल के पास भी ऐसा ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये सिर्फ किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में, याद रखना। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है जो नॉन मेम्ब्रेन होता है, उसका वर्क होता है सेल को डिवाइड करना। सेल तो अब देख सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल जो हमने पढ़ा, डबल मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, इन सबको कैसे याद करें। सिंगल मेम्ब्रेन में आ गया ER आ गया, गोल्गी आ गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, माइक्रोबॉडी हो गया, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसको याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं कर्ल VM ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। कर्ल G मतलब गोल्गी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मतलब लाइसोसोम, V यानी वैक्यूल, M यानी माइक्रोबॉडी। यह ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बात करेंगे आगे चल के, यह ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें M नहीं रहेगा, याद रखना। गर्ल अब डबल मेम्ब्रेन में तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और विदाउट मेम्ब्रेन बात करेंगे तो राइबोसोम हो गया जो हमने बड़ा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और सेंट्रोइड हो गया, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस हो गया, एंडोक्लोजन बॉडी हो गया। ये सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता। याद करने के लिए RCN याद कर सकते हो, RCN
तो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो आइरिस में। एंड आई मतलब न्यूक्लियोसन बॉडी, आर मतलब राइबोसोम्स, एस सी मतलब सेंट्रोइड, एन मतलब न्यूक्लियोलस। अब राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया है, इंट्रोसोम के बारे में पढ़ लिया है, माइक्रोप्लाज्म के बारे में आगे चल के पढ़ते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, यानी कि सेल अलग अलग सेल होते हैं, उनका साइज़ अलग हो सकता है, शेप भी अलग हो सकता है, और कैसा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, वो भी अलग हो सकता है। और एग्जाम्पल में देख सकते हैं माइक्रोप्लाज्म जो स्मॉल स्केल है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, साइज शेप एक्टिविटी की, साइज की बात करते हैं, यानी कि सेल का पहला क्वेश्चन आ गया कि साइज में स्मॉलेस्ट सबसे सेल अगर पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्म का नाम आएगा, जो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर होता है, वो भी लेंथ याद रखना इसका। लिए कन्फ्यूज कर सकता है, डायमीटर है, रेडियस है, ये सब है, लेकिन याद रखना ये लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ इसका है 0.3 माइक्रोमीटर माइक्रोप्लाज्म का सेल का साइज। वाइल बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर, वो था 0.3 माइक्रोमीटर, लेकिन बैक्टीरिया का क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ है, बहुत कम है, लेकिन उससे तो कम है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि सबसे लार्जेस्ट अगर आइसोलेटेड सिंगल सेल पूछेगा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा सेल पूछ लेगा, तो ऑस्ट्रिच का एग अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। याद रखना ऑस्ट्रिच का जो एग होता है यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि कह रहा है ना लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हमने देखा था कि सिंगल सेल वाले को यूनिसेलुलर बोलते हैं। यहाँ से भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बना सकता है कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है यूनिसेलुलर होता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इसमें मोर देन सेल होते हैं, जैसे ह्यूमन में वो भी RBC की बात कर रहा है, रेड ब्लड सेल का, उसका 7 माइक्रोमीटर होता है, डायमीटर होता है इसका। क्या डायमीटर, याद रखना क्या पूछ दे रहा है, उसका लेंथ दिया था 0.3 माइक्रोमीटर माइक्रोप्लाज्म का, ये डायमीटर है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल ह्यूमन में कंसिडर किया जाता है, सबसे बड़ा सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। सेल आर वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब शेप के बारे में बात कर सकते हैं, सेल हमने देखा अभी तक साइज के बारे में, शेप के बारे में देखते हैं कि सेल अलग अलग हो सकते हैं उसकी शेप की बेसिस पे, जैसा कि दे में भी लाइक डिस्क लाइक, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कोलमनर होते हैं, डिवाइड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इरेगुलर होते हैं जिसका डिफरेंस नहीं होता। ये सब शेप है, आगे चलकर देखेंगे भी। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि सेल का शेप जो होता है, यहाँ से बहुत बढ़िया स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल का शेप होता है वो जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे वेरी भी कर सकता है। अब देखते हैं कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अगर मुझे रेड ब्लड सेल का शेप देखना है और साइज देखना है, तो इसका शेप होता है राउंड एंड बाइकॉनकेव। याद करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं RBC, R मतलब राउंड, BC मतलब बाइकॉनकेव। याद करने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेसोफिल सेल जो होता है राउंड एंड ओवल सेल, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन लगा सकता है, बना सकता है कि मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल शेप होता है, पर ये RBC क्या होता है, उन्होंने ट्रिक बना दिया है कि राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। लॉन्ग एंड नैरो क्या होता है, कोलमनर एपिथेलियल सेल होता है, जो हमने सेल का शेप देखा था उसमें जो वेरी करते हैं उसका है लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं और नर्व सेल होते हैं, जिसका डेंड्रॉन से डेंड्राइट बनता है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम। वही मतलब डेंड्राइट कुछ ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि नर्व सेल ब्रांच होता है। तो यहाँ से भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बना सकता है कि यहाँ भी लॉन्ग दिया है, लेकिन ब्रांच ही होता है, कोलमनर एपिथेलियल नैरो होता है। तो यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डायग्राम बेस्ड बना सकता है। बाकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ट्राइक्यूड याद हो जाता है, एलोंगेटेड होता है। नर्व सेल है, ये डेंड्रॉन देख रहे हैं ना, डेंड्रॉन है, डेंड्राइट है ब्रांच फॉर्म में, RBC है। हाँ, वाइट ब्लड सेल वो आगे भी चल कर दिया है, लोकोमोशन वाले चैप्टर में, उसमें भी दिया है कि अमीबॉइड शेप होता है, इसका अमीबा जैसा शेप होता है, इरेगुलर शेप है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। बस डायग्राम में इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं, कन्फ्यूज भी कर सकता है, इस पॉइंट में बना भी सकता है।